जहां उसकी क्लास के बाकी स्टूडेंट्स आगे के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, वहीं धनुष उनके साथ रुककर पढ़ाई करने या लाइब्रेरी जाने की बजाय वो नदी किनारे घूमने निकल जाता था, जहां घंटों बैठकर धनुष अपनी माँ का इंतजार करता था, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए वहां पर घर से बनाकर खाना लेकर आती थी। स्टार सिटी हाई स्कूल में एडमिशन लेने से पहले धनुष अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। जब उसका एडमिशन स्टार सिटी हाई स्कूल में हुआ था, तब पहली बार धनुष गांव से निकलकर शहर में रहने के लिए आया था। धनुष की माँ आरती भी उसकी केयर करने के लिए सिटी में रहने के लिए आ गई थी। आरती एक गांव की औरत थी, इस वजह से उसके लिए खेतों में काम करना तो आसान था, मगर सिटी में आने के बाद तो उसे कोई ऐसा काम नहीं मिल सकता। इसलिए पहले 2-3 साल तक सिटी में आने के बाद धनुष और उसकी माँ आरती को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। आरती को छोटी छोटी दुकानों या घरों में सफाई का काम करके अपना और धनुष का खर्चा उठाना पड़ता था, और एक औरत होने की वजह से कई बार ऐसे लोगों से भी डील करना पड़ता था जो उसके काम से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन आरती को वो सब कुछ धनुष को अच्छी एजुकेशन देने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता था, क्योंकि उसके पास सिटी छोड़कर जाने का ऑप्शन ही नहीं था। आरती मेहनत करती रही और कुछ समय बाद उसने छोटे छोटे काम करके कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया था, और फिर आरती ने एक सेठ से 1 लाख रुपए उधार लिए ताकि वो कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके। आरती ने उन पैसों से एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था और उसी के साथ एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया था। जब धनुष स्कूल से घर लौटा तो वो घर में घुसते ही हमेशा की तरह चिल्लाया, माँ मैं आ गया हूँ। लेकिन उस दिन उसकी माँ ने पलटकर उसे जवाब ही नहीं दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे ही धनुष घर पहुँचता है और आवाज़ देता है तो उसकी माँ आरती पास में ही अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर आ जाती थी। लेकिन आज 2-3 बार आवाज़ देने के बाद भी आरती ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसलिए धनुष ने स्कूल बैग को घर में बेड पर ही रखा और रेस्टोरेंट की ओर जाने लगा। रेस्टोरेंट के बाहर जाकर धनुष देखता है कि उनके रेस्टोरेंट के बाहर आसपास की दुकान वालों ने भीड़ लगाई हुई है, और जब धनुष वहां पहुंचा तो वो लोग धनुष को देखकर सिंपैथी दिखाने का दिखावा करने लगे। धनुष ने उन लोगों से पूछा, क्या रेस्टोरेंट में कुछ हुआ है क्या? लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोले। धनुष को रेस्टोरेंट के अंदर से बहुत धीमी धीमी कुछ सामान टूटने की आवाज़ भी आ रही थी। धनुष डरते हुए अंदर की ओर भागता चला गया, और जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था सामान टूटने की आवाज़ तेज होती चली गई। जब धनुष रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था, और उसमें से ज़्यादातर तो टूट भी चुका था। चारों ओर कांच के टुकड़े और प्लेट्स के टूटे हुए पार्ट्स पैरों में चुभ रहे थे। रेस्टोरेंट की दीवार पर खाने का सामान फेंकने से तरह तरह के डिजाइन बन चुके थे। धनुष को रेस्टोरेंट की हालत देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे किचन के अंदर से कुछ और सामान टूटने और अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज़ आई, तो वो किचन की ओर भागा। माँ की चीख सुनते ही धनुष गुस्से में टूटी प्लेट्स और कांच की परवाह किए बिना उनके ऊपर ही भागता हुआ किचन में पहुंच चुका था। वहां जाकर उसने देखा कि एक आदमी किचन का सामान उठाकर नीचे फेंक रहा है, और उसकी माँ आरती उस आदमी के हाथ जोड़कर उसे सामान ना तोड़ने की रिक्वेस्ट किए जा रही है। कालू सेठ, बस अब और सामान मत तोड़ो। अगर तुमने किचन का सामान भी तोड़ दिया तो मैं अपना रेस्टोरेंट कैसे चलाऊंगी? आरती रोए जा रही थी और कालू सेठ के हाथों को सामान फेंकने से रोक भी रही थी। कालू सेठ बिना रुके किचन का सामान जमीन पर फेंकते हुए आरती से कहता है, अब तुझे दया की भीख कैसे मांगी जाती है समझ में आ जाएगा, पर तू बहुत लेट हो चुकी है। तुम्हारे जैसे लोगों को जब पैसे चाहिए होते हैं तो हाथ पैर जोड़ते हो, और जब पैसे वापस करने का टाइम आता है तो मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं ये बोलते हो। कालू सेठ एक अलमारी का सामान नीचे फेंक फेंक कर तोड़ चुका था। अब वो दूसरे सामान की ओर बढ़ रहा था। बीच में रुककर वो फिर आरती के बाल पकड़कर बोलता है, मैंने तुझे बोला था कि मेरे पैसे ना टाइम पर दे देना, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाता है और मेरा तू असली रूप देखेगी फिर। पर तुझे लगा कालू सेठ कोई राह चलता सब्जी भाजी वाला है जो तेरी ये गोरी सूरत देखकर फिसल जाएगा और अपने पैसे भूल जाएगा? लेकिन आज मैं तुझे ऐसी सीख देकर जाऊंगा कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगी। कालू सेठ ने आरती को बालों से पकड़ा हुआ था और फिर अचानक से उसने आरती को फर्श की ओर धक्का देकर जमीन पर पटक दिया।
आरती के गिरते ही कालू सेठ ने वहाँ पीछे रखे स्टीमर में बहुत जोर से लात मारकर उसे गिरा दिया। स्टीमर के गिरते ही उसके अंदर रखा गर्म पानी फर्श पर फैल गया। गर्म पानी आरती की ओर बढ़ ही रहा था कि धनुष दौड़ता हुआ आरती के पास पहुंचा और उसे उठाने लगा। माँ उठो, जल्दी, पानी बहुत गर्म है, तुम जल जाओगी माँ। आरती ने जैसे ही धनुष को देखा उससे कहती है, धनुष तू आ गया बेटा, तुझे तो भूख लगी होगी ना, तू चल मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना कर देती हूँ। आरती रोते रोते धनुष से खाने के लिए पूछती है और वो एक हाथ से अपनी साड़ी संभाल रही है और दूसरे से अपने आंसू पूछ रही है ताकि धनुष अपनी माँ को इस हालत में देखकर कालू सेठ से लड़ने ना लग जाए। पर जैसे ही आरती अपनी जगह पर खड़ी होती है वो देखती है कि रेस्टोरेंट का लगभग सारा सामान टूट चुका है। आरती की अपने रेस्टोरेंट की ऐसी हालत देखकर चीख निकल जाती है क्योंकि एक वो ही उसके कमाने का सोर्स था जिससे वो घर और धनुष की पढ़ाई का खर्चा जैसे तैसे करके चला रही थी, और उसमें आधे से ज़्यादा सामान तो आरती ने लोगों से पैसे उधार मांगकर इकट्ठा किया हुआ था। कालू सेठ के साथ आए गुंडों ने रेस्टोरेंट का सारा सामान तोड़ दिया था। आरती अब धनुष के लिए ऑमलेट तक नहीं बना सकती थी। आरती को सामान टूटने का शायद इतना दुख नहीं हो रहा था जितना कि धनुष को अपनी माँ के आंसू देखकर हो रहा था। दुनिया कुछ भी क्यों ना बोले, मगर धनुष जानता था कि उसकी माँ एक एक रुपया बचाकर ये सामान खरीदती थी। उसे खुद याद नहीं कि उसने अपने लिए लास्ट टाइम साड़ी कब खरीदी थी और खरीदती भी कैसे। रेस्टोरेंट की ज्यादातर कमाई तो धनुष के स्कूल और किताबों में ही चली जाती थी। धनुष अच्छी तरह जानता था कि आरती केवल एक माँ नहीं बल्कि एक बाप का भी रोल प्ले कर रही थी। वो धनुष की छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखती थी। पिछले करीब 10 सालों से आरती ने रात दिन एक किया हुआ था। वो रात को ही रेस्टोरेंट की बहुत सारी चीजें तैयार कर लेती थी ताकि सुबह उठकर उसके रेस्टोरेंट से कोई भी कस्टमर खाली न चला जाए। धनुष जानता था कि उसकी माँ ने उसके लिए आसमान तक की ऊंचाई जितनी मेहनत की हुई है, जितनी शायद उसके पिता जिंदा होते तो वो भी न कर पाते। लेकिन धनुष ये भूल ही गया था कि उसके लिए उसकी माँ कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन असलियत में तो है एक अकेली बेचारी औरत, एक विधवा औरत शहर के हर मर्द की जुबान पर होती है। धनुष जब भी ये सोचता था कि उसकी माँ पिछले कितने सालों से लोगों की नज़रों का शिकार बन रही है तो उसका दिल दर्द से चिल्ला उठता था। अपनी माँ को ऐसे तड़प तड़प कर रोता देख धनुष खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो आरती को गले से चिपका कर कहता है, माँ मैं भूखा नहीं हूँ, हम शाम को खा लेंगे, तुम मेरी चिंता मत करो। ये कहते कहते धनुष और आरती दोनों एक दूसरे को गले से लगाकर रोने लगते हैं। कालू सेठ दोनों माँ बेटे की बातों को सुनते ही गुस्से में चिल्लाता है, घर जाओगे? घर जाना है तुम दोनों को? अगर आज मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम दोनों इस दरवाजे से बाहर पैर भी नहीं रख पाओगे, और अगर तुम दोनों में से किसी ने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश भी की ना तो इस प्लेट की तरह तुम्हारी हड्डियां भी ऐसी टूट टूट कर यहाँ बिखरी हुई मिलेंगी। कालू सेठ दरवाजे की ओर इशारा करता है और नीचे पड़ी एक प्लेट को लात मारते हुए बोलता है। जैसे ही आरती कालू सेठ के धमकी भर वर्ड सुनती है वो डर के मारे कांपने लगती है और उससे कहती है, कालू भाई इस मामले में मेरे बेटी को कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इसे यहाँ से जाने दो कालू भाई, ये बच्चा है और इसने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है। आरती रोते हुए कालू सेठ से आगे कहती है, कालू भाई आप मुझे बस 1-2 दिन की और मोहलत दे दो, मैं कल परसों तक तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी। कालू सेठ आरती की बात सुनकर उससे चिढ़ते हुए कहता है, अच्छा ये तो तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर, कल तो तुम मुझे आज से दुगने पैसे देगी क्योंकि आज तो मैं आधी रकम लेने आया था, कल तो मुझे तेरे से अपनी पूरी रकम चाहिए ब्याज के साथ। तभी धनुष खड़ा हो जाता है और कालू सेठ से कहता है, मुझे अच्छी तरह याद है माँ ने तुमसे 5% ब्याज पर पैसे लिए थे, तो फिर वो अचानक से 10% कैसे हो गए? धनुष ने अपनी माँ को अपने पीछे छुपाकर कालू सेठ के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। कालू सेठ ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि स्कूल जाने वाला बच्चा उसके सामने ऐसे खड़ा हो जाएगा, जबकि रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी पब्लिक में से
अब तक किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो कालू सेठ को अंदर आकर रोकने की हिम्मत कर सके। कालू सेठ गुस्से से कांप रहा था, क्योंकि आज तक किसी ने उससे उधार में ली गई रकम पर लगने वाले ब्याज के बारे में ऐसे नहीं पूछा था। कालू सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया था और आंखें जैसे किसी भी वक्त फटकर बाहर निकल जाएंगी। कालू सेठ को ऐसे भुचक्का सा खड़ा देखकर पीछे से उसके साथ आए गुंडों में से एक आदमी बोलता है, क्यों बे साले, 1.5 फुटिया, अब तू हमें सिखाएगा कि हमें अपनी रकम पर ब्याज कब बढ़ाना और कब घटाना है? क्यों? तो क्या कालू सेठ धनुष को उससे सवाल पूछने पर ऐसे ही छोड़ देगा? क्या होगा जब धनुष के एग्ज़ाम का रिजल्ट उसकी माँ को पता चलेगा? तो जानने के लिए सुनिए धनुष की कहानी धाकड़ द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ मेरे साथ में। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो और आगे आप इसी तरह सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।